Assalamu alaikum. I am Aksa Mansoor. Today in this lecture, I am going to explain vapor pressure. वेपर प्रेशर को समझने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, दैट इज़ इक्विलिब्रियम. किसी भी सिस्टम का अगर आपने इक्विलिब्रियम मालूम करना है या अगर आपने ये पता लगाना है कि क्या अब ऐसी स्टेज है कि वो उसको हम इक्विलिब्रियम कह सकें, तो तब कह सकते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हों लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में टेक प्लेस करें, तो ऐसी स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं. अगर केमिकल रिएक्शन के टर्म में हम ये बात कहें तो जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट हो रहे होते हैं. ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है. तो एक गिवन टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम अटेन हो तो तब लिक्विड के वेपर्स जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, जितना प्रेशर लगा रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर. अब देखते हैं कि लिक्विड और वेपर के बीच में कैसे इक्विलिब्रियम की स्टेज डेवलप होती है. देखिए, लास्ट लेक्चर में जब मैं एवेपोरेशन के बारे में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जो हाईली एनर्जाइज होते हैं, वो लिक्विड की सरफेस पर रीच करते हैं. आफ्टर दैट वो जो लिक्विड की सरफेस है उसको लीव कर जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं. लेकिन एवेपोरेशन का प्रोसेस एक ओपन कंटेनर में फॉलो हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने लिक्विड की कुछ अमाउंट ली है एक गिवन टेम्परेचर पर लेकिन एक क्लोज कंटेनर में, यानी कि कंटेनर हर जगह से पैक है, बंद हुआ हुआ है, ओपन कहीं से नहीं कि जहाँ से जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स एस्केप कर सके, तो तब एक ऐसा होता है कि वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में लिटिल अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस तो मौजूद होती हैं, तो उसने ज़ारी बात है मूवमेंट तो करनी है. तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं. ना सिर्फ ये बल्कि वॉल ऑफ कंटेनर के साथ और जाके लिक्विड की सरफेस पर भी टकराते हैं, लेकिन दोबारा से रिकैप्चर हो जाते हैं. अब सवाल ये है कि इनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है. देखिए, जब ये जो सिलसिला है ये जारी रहता है कि जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलती कि वो लिक्विड की सरफेस को एस्केप कर जाएं, लिक्विड के बल्क को छोड़ दें, तो वही वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने के बाद दोबारा से लिक्विड के बल्क में आके गिर जाते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जब वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब भी आप देगची में कुछ बना रहे होते हैं और उसके ऊपर अगर आप ढक्कन ढक दें, थोड़ी देर बाद जब आप ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन के ऊपर बिल्कुल पानी सा आ जाता है, वो बिल्कुल गीला हो जाता है. वो क्या है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है कि देगची के अंदर जो पानी था पहले वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसको जगह नहीं मिली कि वो एयर के साथ मिक्स हो जाए, वेपराइज हो जाए, वो दोबारा से ट्रैप हो जाता है और दोबारा से क्या करता है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाती है और दोबारा से आ जाता है लिक्विड के बल्क के अंदर. तो एक यही इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल हो जाती है तो ऐसी स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. अब जैसे आपको शो हो रहा है कि जितने ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो ऐसी एक स्टेट को या स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है. अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड. देखिए, मैंने आपको बताया कि जब वेपर प्रेशर को हम स्टडी करते हैं तो हम क्लोज कंटेनर लेते हैं. अब जब कंटेनर क्लोज होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो एस्केप करके नहीं जाएंगे,
सरफेस पे जाएंगे तो सही, लेकिन वापस से रिकैप्चर हो जाएंगे। इसी वजह से इन तीनों फैक्टर्स पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि एक क्लोज कंटेनर में डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट डेवलप हो जाती है। जितने लिक्विड्स वेपर में जाते हैं वापस से वही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए ना ही लिक्विड की तादाद में कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही वॉल्यूम यानी कि जो कंटेनर का फैलाव है, वॉल्यूम है, ना उस पर कोई फ़र्क पड़ता है, और ना ही सरफेस एरिया पर फ़र्क पड़ रहा होता है। लेकिन ये जो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड है, ये कंडेंसेशन को इंक्रीज़ ज़रूर करता है। देखिए, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ये एक ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगा कि जो मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं वो वापस से उतने ही ज़्यादा कंडेंस होकर उसके अंदर गिर जाएं। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है। एक सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो तो जो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ हुआ होता है, जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हुए होते हैं, वही वेपर्स फिर क्या करते हैं कि लिक्विड में आकर दोबारा से कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, कंडेंसेशन ज़्यादा होती है, लेकिन उससे लिक्विड के अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स गए हैं आएंगे तो उतने ही ना। अगर आपने भेजे कम है तो ज़्यादा तो आएंगे नहीं, जितने गए हैं उतने ही आएंगे। ये बात आपकी ज़हन में फ़िक्स होनी चाहिए। बाज़ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता। एवेपोरेशन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करती है, लेकिन वेपर प्रेशर नहीं करता। ये सिर्फ एक कंडेंसेशन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन लिक्विड की अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, ना बाहर से अंदर कुछ आ रहा है, ना अंदर से बाहर कुछ जा रहा है। नेक्स्ट हम वो फैक्टर्स देख लेते हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज़ टेम्परेचर, नंबर 2 इज़ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब पहले टेम्परेचर को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एक लिक्विड का अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा जल्दी रीच हो जाता है। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है तब ही एक लिक्विड वेपर फॉर्म में जाकर कन्वर्ट होता है। जब इनर्जाइज हो जाता है तभी मॉलिक्यूल्स सरफेस तक रीच करते हैं, और तब क्या करते हैं कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा टेम्परेचर होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज़्यादा फास्ट कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो लिक्विड की सरफेस पर जाके रीच करते हैं और वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। अब इस वक्त आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने कहा था कि गिवन टेम्परेचर। देखिए, गिवन टेम्परेचर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि टेम्परेचर को कम रखना है या ज़्यादा रखना है। टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अगर 25 है तो 25 ही होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वही रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी एनर्जाइज हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो वेपर्स में ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लिक्विड जो है वो इतना फास्ट मूव नहीं करेंगे, इतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस वजह से जो टेम्परेचर है और वेपर प्रेशर का एक डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स कि एवेपोरेशन कम होगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होगा और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हों। तो हमने ये देखा कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही जो कम है वो वेपर प्रेशर होगा, और जितनी ही वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा।
अगर ऐसा है कि इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ कम है, तो उससे ये होगा कि वेपर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। कम फोर्स चाहिए होगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हों। देखिए, अगर कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा कि आपको ज़्यादा चाहिए होगा, यानी कि आपको स्ट्रेंथ अपनी ज़्यादा चाहिए होगी कि उसको तोड़ सकें। लेकिन अगर कोई चीज़ नाजुक सी है तो आपको कम ही स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी उस चीज़ को तोड़ने के लिए। तो इसी वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बड़ा रोल प्ले करती हैं वेपर प्रेशर में। इसी वजह से वेपर प्रेशर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है और इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो कंपाउंड लें लेकिन टेम्परेचर सेम रखें, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे हैं, और हमने दो कंपाउंड लिए हैं आइसोपेंटेन और ग्लाइसिरोल, लेकिन आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ग्लाइसिरोल का कम है। हालांकि टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है। इसकी वजह यह है कि आइसोपेंटेन के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लाइसिरोल। दैट्स वाई आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को फिर फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा उनको टाइम चाहिए होता है वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। इस वजह से आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर ग्लाइसिरोल की कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। आई होप सो आपको वेपर प्रेशर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।